हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के लेक्चर नंबर सेकंड को। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम काफी अच्छे से सीख चुके हैं कि एन पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेक्चर नंबर सेकंड में जो हमारा मेन मोटिव होगा, मेन टारगेट होगा, वो होगा आपका टू पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का। ठीक है, और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, एक आईआईटी जेईई का, इवन आपका SC1 में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, काफी जगह पूछा जाता है, उसको भी हम क्या करेंगे, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्या है आज का टॉपिक है, उसका मैं हेडिंग लिख देता हूं। आज का टॉपिक का हेडिंग है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी टू पार्टिकल सिस्टम का हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पे टू पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे टू पार्टिकल्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास का एक पार्टिकल है जिसका नाम दे देता हूं मैं क्या, ए। ठीक है, आप कुछ भी दे लो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, बी। ठीक है, अब पार्टिकल है और हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्टिकल्स पे मास भी होंगे। तो सपोज करते हैं कि इस भाई साहब के पास मास कितना है, m1, और इसके पास मास कितना है यहाँ पे, m2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी कंसिडर कर लेते हैं, d। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, नो मैटर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या होगा, इन दो पार्टिकल्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया। ठीक है, अब इस सिस्टम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो सपोज करते हैं ये जो सिस्टम बना रहा है, मतलब ये दो पार्टिकल्स मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ मास सपोज दैट यहाँ पर है, जिसे मैं नोटेशन देता हूँ सी इज व्हाट, सी इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो क्या है आपका मास m1 है, उसका सेंटर ऑफ मास से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस में क्या कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे x1। ठीक है, ऐसे जो हमारा मास m2 है, उसका भी सेंटर ऑफ मास से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, जिसे मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे x2। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप देखो क्या करोगे, अब यहाँ पे टोटल दो केसेस बनेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अगर आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अप्रोच करनी है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपका जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है, आपको ओरिजिन लेना पड़ेगा। ओरिजिन लिए बिना आप सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अप्रोच नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये ओरिजिन क्या होगा, एक बार जो आपने ले लिया उसको फिक्स रखना। ठीक है, हाँ वेरिएशन होता है, वो डिफरेंट केसेस के लिए होता है, जैसे यहाँ पे ओरिजिन में क्या कराऊंगा, वेरिएट करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे सबसे पहला केस, यहाँ टोटल दो ओरिजिन लिए जाएंगे। तो फर्स्ट केस की बात करता हूँ, केस फर्स्ट में क्या बोलता हूँ, इफ पॉइंट ए इज ओरिजिन, अगर आपका पॉइंट ए ओरिजिन होगा तो क्या होगा। तो देखो इस केस में सिंपली बात है, अगर पॉइंट ए ओरिजिन होगा तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो ए होगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, जो यहाँ पे क्या है, मास आपका m1 है, तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, m1 का पोजीशन वेक्टर होगा, जिसे हम r1 बोल सकते हैं। अब m1 का पोजीशन वेक्टर होगा तो इसका क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्या कोऑर्डिनेट होंगे बताओ, x1, y1। ऐसे ही आपका क्या है, m2 मास है, m2 का भी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, तो इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे हमारे, x2, y2, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था। ठीक है, सिमिलर वैसे ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पे 0,0 की बात करता हूँ, जो ए के कोऑर्डिनेट है, इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ बताओ, x1, y1। इसका मतलब x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी अगेन 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर बी कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, d,0। ठीक है, मतलब ओरिजिन से पॉइंट बी का डिस्टेंस कहाँ, कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में, मतलब आपका x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में आपका क्या है, ओरिजिन से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक है, y डायरेक्शन में कितना है, 0 है, तो d,0 हो जाएगा। और इसको हमने क्या कंसीडर करा है बताओ, x2, y2 ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो आपका d,0 है वो x2, y2 से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, या फिर आप कंपेयर करवा सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो क्या करोगे, बेसिक फॉर्मूला यूज करोगे, वेक्टर एक्सियम इज इक्वल टू m1 वेक्टर x1 प्लस m2 वेक्टर x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करवाओगे तो होगा क्या, सॉरी, जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, फॉर्मूले को यूज करोगे, तो फाइनली आपका क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एक्सियम। एक्सियम क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, कहां से, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपका ओरिजिन से। तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, देखो ओरिजिन आपने क्या कंसिडर करा है, ओरिजिन आपने ए कंसिडर करा है। ठीक है, ए से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, कितना है, x1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर एक्सियम की जगह आ जाएगा
x1 इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इंटू वेक्टर x1। तो वेक्टर x1 आप यहाँ देख सकते कितना है, 0 है, प्लस m2 और मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल कितना है यहाँ पे साफ साफ देख सकते d अपॉन क्या हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा बताओ, m1 प्लस m2। तो फाइनली जो क्या है आपका x1 आएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, m2d अपॉन m1 प्लस m2। और ध्यान रखना है जो x1 है वो क्या है, x1 यहाँ पे है आपका मास m1 से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। चलिए बहुत बढ़िया, इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। चलो उसके बाद सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में देखो क्या होगा, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में हम यहाँ पे लिखते हैं इफ पॉइंट बी, ये सेकंड केस है, केस सेकंड, पॉइंट बी इज ओरिजिन, पॉइंट बी इज ओरिजिन, ठीक है। अगर पॉइंट बी आपका ओरिजिन होगा तो उस केस में देखो क्या होगा, उस केस में जो क्या है आपके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, 0,0, ठीक है। और अगेन इसको आप क्या बोल सकते हो, x2, y2 जो हमने स्टार्टिंग में ही क्या करा था, कंसीडर करा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, -d,0। अब ये माइनस क्यों हुआ, साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे सपोज दैट ये बी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। अभी जो क्या है, जो पॉइंट ए है ये बी से कहा है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर की डिस्टेंस में, तो इधर की सारी डिस्टेंस क्या होगी बताओ, नेगेटिव होगी, इसलिए हमने क्या करा है, -d,0 करा है, ठीक है। अगेन इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तो जब अगेन इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, वेक्टर एक्सियम। वेक्टर एक्सियम क्या होगा, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। अब देखो इस केस में ओरिजिन मैंने क्या माना है, पॉइंट बी माना है, पॉइंट बी से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है x2, यस, ये क्या आपका c, ये डिस्टेंस कितनी है x2, पर कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x2 आ जाएगा। तो जब इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे वेक्टर एक्सियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 आ जाएगी, इज इक्वल टू, फिर क्या करोगे बताओ, m1 मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इंटू x1, x1 की वैल्यू कितनी है, -d, ठीक है। फिर क्या करोगे बताओ, प्लस मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल इंटू x2, x2 की वैल्यू कितनी है 0, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो फाइनली यहाँ पे जो x2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बताओ, m1d अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या होगा, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा पार्ट क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करो, जल्दी से इसको उतार लो अपनी कॉपी में, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए आपके काफी अच्छे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, स्पेस के लिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड को या इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। ये आपका निकल जाएगा क्योंकि d से d कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये आपका क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। बट इस फॉर्मूले से एक कंक्लूजन भी निकलता है, उस कंक्लूजन पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बट उसके लिए मुझे अगेन क्या चाहिए होगा बताओ, स्पेस, ठीक है। उस कंक्लूजन को भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ mx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, mx इज इक्वल टू कांस्टेंट डेफिनेटली लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे x इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो इसमें कोई क्या होगा, कोई गलत तो नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, x क्या होगा 1/m के प्रोपोर्शनल होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि इफ मास इज हैवी, या लार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है, मास इज लार्ज, हैवी, जो मर्जी करना लिख लो, बस आपको साइंस से समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, और जो लैंग्वेज होता है मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स खुद में ही क्या है, एक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप लार्ज लिखो हैवी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इफ मास इज लार्ज, मास इज लार्ज, ठीक है, इन दिस केस आपका क्या होगा, देन सेंटर ऑफ मास, देखो अगर आपका क्या है यहाँ पे मास लार्ज है तो x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। बट ये x है क्या, ये x है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, कहाँ से, पार्टिकल से या फिर आपका मास से। देख रहे हो ना यहाँ पे जो आपका x1 है, ये क्या था, x क्या था, x1 था, या फिर x क्या था आपका यहाँ पे x2 था। तो ये जो x1 है x2 है वो क्या है, वो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है, किसकी, पार्टिकल की डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पार्टिकल इज क्या हो जाएगा, स्मॉल,
क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसका जो क्या होगा, इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स मतलब इसका जो क्या कहते हैं कन्वर्ज होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसका उल्टा होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ये कह सकते हो वॉइस वर्सा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इफ मास इज स्मॉल, ठीक है, लाइट लिख सकते हो, स्मॉल की जगह लाइट लिख सकते हो, ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास एंड पार्टिकल इज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठीक उल्टा, तो अगर आपका क्या होगा, अगर आपका बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी है तो हैवी बॉडी का क्या होगा, हैवी बॉडी का जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो हैवी बॉडी के क्या होगा, नजदीक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे 5 kg है और यहाँ पे 10 kg है, ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज दैट 10 मीटर, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा तो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से कम होगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब सपोज दैट ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 2 मीटर और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से एक मोटा मोटा आप आइडिया लगा सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की जो क्या है लोकेशन होगी वो कहाँ होगी, ठीक है। तो हैवी मास के पास होगा, लाइट मास से क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। वैसे तो कुछ बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि आपके IIT JEE में आ रखा है आई थिंक, और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में एग्जांपल है, और इकलौता न्यूमेरिकल मिला तो मुझे मिला इस टॉपिक पे, तो मैं एक ही न्यूमेरिकल कर पाऊंगा, ठीक है। कोशिश करी मैंने ढूंढने की बट नहीं मिला, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप उस इकलौते न्यूमेरिकल को कर लो क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल आपको काफी कुछ सीखने को देने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर दे रखा है, एक बड़ा सा बैच है जिसका मास कितना है 10m, ठीक है। एक छोटा सा वेज, छोटा सा ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे देखना, ठीक है, छोटा सा ब्लॉक इस पे रखा हुआ है जिसका मास कितना है कैपिटल M, ठीक है, ये 10m, ये कैपिटल M। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो होगा क्या, ये जो सरफेसेस है ना, जितनी भी सरफेसेस आपको दिखाई दे रही है, चाहे ग्राउंड की बात करो, चाहे ये क्या करो वेज और क्या करो आपका ब्लॉक की बात करो, ठीक है, सब फ्रिक्शनलेस है। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ऑल surfaces are frictionless, all surfaces are frictionless, ठीक है, सारी सरफेसेस आपकी फ्रिक्शनलेस होगी। अब होगा क्या, अगर इस फ्रिक्शन सरफेसेस लेस है तो mg sin थीटा इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाएगा, मतलब जो mg फोर्स है उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ मोशन करवाएगा, ठीक है। अगर mg sin थीटा इसको नीचे mg sin थीटा अगर इसको नीचे की तरफ मोशन करवाएगा तो जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फ्रिक्शन नहीं है, तो वैसे वैसे ब्लॉक कहाँ जाएगा, ये पीछे की तरफ चलना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, वैसे वैसे ब्लॉक ये पीछे की तरफ चलना शुरू करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, कि ये ब्लॉक क्या होगा, ये ब्लॉक पीछे जा चुका होगा इतना, देखो नई कंडीशन क्या बनेगी, मैं नई कंडीशन डिस्कस करता हूँ यहाँ। नई कंडीशन मैंने डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका ये जो ब्लॉक है ये पीछे चला जाएगा, इतना पीछे चला जाएगा, ठीक है, नई कंडीशन है ब्लॉक की। और ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये कहाँ आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये बॉटम पे आ गया, ये छोटा वाला ब्लॉक, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे जो बड़ा वाला ब्लॉक पीछे आया है, ठीक है, कितना डिस्टेंस पीछे आया है, सपोज दैट इतना डिस्टेंस पीछे आया, और इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे x। यही x आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है पहले ये बता देता हूँ। ये देखो वेज का ये जो नोकीला वाला सिरा देख रहे हो इसे मैं पॉइंट A बोल देता हूँ, और ये जो पीछे वाले सिरा इसे पॉइंट B बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है AB की लेंथ दी है वो दी है आपकी 2.2 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो नई कंडीशन आएगी तो नई कंडीशन में जो नोकीला वाला सिरा वो यहाँ आ जाएगा, जिसे मैं A प्राइम बोल देता हूँ, और जो पीछे वाला जो पार्ट था, पीछे वाला जो क्या था एज था, वो कहाँ आ जाएगा, B पे इस पे आ जाएगा, B प्राइम पे आ जाएगा। तो अगेन जो आपका क्या है A प्राइम B प्राइम है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। जो वेज की लेंथ है वो आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। साथ में आपका देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ B प्राइम कितना है, यहाँ पे x है, यही आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है
कि देखो जो बड़ा वाला वेज है उसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तो दिख रहा है। अभी छोटे वाले ब्लॉक ने एक्स डायरेक्शन में, मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन की नहीं, वाई डायरेक्शन में तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, ये डिस्टेंस, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है और वाई से हमें मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई में एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक है, वो मैं आगे बताऊंगा, आगे के लेक्चर में बताऊंगा, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। पर एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास क्या करोगे, कन्वर्ट करवा दोगे, कांस्टेंट करवा दोगे, रिमेन सेम हो जाएगा, ठीक। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो, बट डोंट वरी, ठीक है, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, मैं आगे आपको सारी चीजें अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक अलग बात है। तो मुझे एक्स डायरेक्शन से मतलब है, एक्स डायरेक्शन में देखो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जब ये ब्लॉक यहाँ टॉप पे था, तो टॉप पे था, इसको देखो पीछे वाला सिरा देखना, ठीक है, पीछे वाला सिरा कहाँ पे, पॉइंट बी पे है, ये रहा पॉइंट बी पे रखा हुआ है। पर जब ये बॉटम पे आया तो ये बॉटम पे आके नीचे गिर गया, ठीक है। जैसे ये पूरा कंप्लीट नीचे गिरेगा, ये बड़ा वाला ब्लॉक क्या होगा, पीछे जाना रुक जाएगा। तो इसका देखो यार जो पीछे वाला है, पीछे वाला जो आप एज देख रहे हो, पीछे वाला कॉर्नर देख रहे हो, कहाँ पे है, वो आपका ए प्राइम पे है। इसका मतलब स्टार्टिंग में बी पे था, ठीक है, और एंडिंग में कहाँ चला गया, ए प्राइम पे चला गया। तो जो आपका क्या होगा यहाँ पे बी ए प्राइम होगा, ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन, चल बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। हाँ, अब ये बी ए प्राइम की वैल्यू थोड़ी देर में हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, फॉर्मूला क्या था आपका बताओ, m1x1 इज इक्वल टू m2x2, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, m1 जो है वो मैं बड़े वाले ब्लॉक के लिए लेता हूँ, तो बड़े वाले ब्लॉक का मास कितना है आपका 10m, ठीक है, इनटू एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बड़े वाले ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक्स, और इसी एक्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। m2 कितना हो जाएगा, छोटे वाले ब्लॉक का मास जो क्या है कैपिटल M है, और x2 क्या हो जाएगा, छोटे वाले ब्लॉक ने कितना एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, बी ए प्राइम, ठीक है। तो आपका क्या है, मेन टारगेट है बी ए प्राइम कैलकुलेट करना। तो बी ए प्राइम देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले एम से एम कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली यहाँ कितना हो जाएगा, 10x आ जाएगा। अब देखो बी ए प्राइम कैसे कैलकुलेट करोगे, बी ए प्राइम मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल कर, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस डिस्टेंस के लिए अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस में से ए बी प्राइम में से, अगर मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, ए बी प्राइम में से अगर मैं क्या करता हूँ, बी बी प्राइम माइनस कर देता हूँ, बी बी प्राइम क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करी तो मुझे क्या मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया सिंपली। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन बी ए प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम बी प्राइम माइनस बी बी प्राइम, ठीक है। अब इसको यूज कर लो सिंपली, तो आपका क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू ए बी प्राइम की वैल्यू देखो क्या है, ए बी प्राइम की वैल्यू है 2.2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2.2 माइनस बी बी प्राइम की वैल्यू देखो कितनी, x, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, माइनस एक्स। तो फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 11x इज इक्वल टू 2.2, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.2 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें क्या करना था, इस न्यूमेरिकल में आपको, इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को क्या करोगे, अप्रोच करोगे। फिलहाल अभी प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही इतनी, बट लेक्चर अभी मैं थोड़े क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका लेक्चर नंबर 3, वहां से लेक्चर का जो क्या होगी, लेंथ होगी वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और उसमें नई नई चीजें जो सीखने को मिलेगी आपको, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर को भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे 3rd लेक्चर को, तो मे भी बहुत ही जल्दी आपका 3rd लेक्चर भी आ जाए। फिलहाल इस 2nd लेक्चर को एंजॉय करो, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ठीक है। और साथ ही जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक सबका प्रोवाइड करवाया गया। और अगर इन केस अगर आपके लिंक काम नहीं करते हैं, तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप मुझे वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके कॉल नहीं करना है, सिर्फ क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना कि हम टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं, मैं खुद आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड जय हिंद।